विचार विमर्श में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम नेपाल की राजनीति में जो एक ताज़ा उथल-पुथल हुई है, उस पर बात कर रहे हैं। सितंबर 2025 की शुरुआत में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, वो है एक तथाकथित जेन ज़ी क्रांति। तो नेपाल एक ऐसे मोड़ पर है जहां भविष्य थोड़ा अनिश्चित सा लग रहा है। जी हाँ, और ये सब शुरू हुआ जैसा आपने कहा जब 8 सितंबर 2025 को ओली सरकार ने अचानक फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत कोई 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद तो हजारों की तादाद में युवा सड़कों पर उतर आए और दुखद बात यह है कि पुलिस कार्रवाई में कई दर्जन प्रदर्शनकारियों की जान भी चली गई। बिल्कुल। और इसी भारी दबाव के चलते आप देखिए, ओली ने 9 सितंबर को पद छोड़ दिया। फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, उनको देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और साथ ही मार्च 2026 के लिए नए चुनावों की घोषणा भी हुई है। हाँ, संसद भी भंग कर दी गई। हालांकि इस पर कुछ प्रमुख दलों ने खबरों के मुताबिक आपत्ति भी जताई है। तो आज हमारे विचार विमर्श का जो मुख्य मुद्दा है वो यही है, क्या ये जो पूरा घटनाक्रम है, ओली का इस्तीफा, कार्की की नियुक्ति, नए चुनाव, ये उथल-पुथल, क्या ये नेपाल के लिए वाकई एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा? क्या देश अपनी उन गहरी समस्याओं से, जैसे कि व्यवस्था में फैला भ्रष्टाचार, दशकों पुरानी राजनीतिक अस्थिरता और वो जो गहरा आर्थिक संकट है, क्या इनसे उबर पाएगा? मेरा मानना है कि हाँ, इसमें एक वास्तविक टर्निंग पॉइंट बनने की पूरी संभावना नजर आती है। ये सिर्फ एक और विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये बदलाव की एक, आप कह सकती हैं, सच्ची आकांक्षा का प्रतीक है, जिसे खास तौर पर युवा पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ा रही है। और मेरा नजरिया थोड़ा शायद संशय से भरा है। मुझे लगता है कि नेपाल के जो प्रणालीगत मुद्दे हैं वो इतने गहरे और पेचीदा हैं कि ये हालिया उथल-पुथल भी, मतलब तमाम जोश और उम्मीदों के बावजूद, शायद अस्थिरता के एक और दौर में ही खत्म हो जाए, किसी स्थायी समाधान की बजाय। देखिए, मैं मानती हूँ कि नेपाल का जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो स्थिरता के लिए नहीं जाना जाता। पिछले कई दशकों में कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, ये एक सच्चाई है। लेकिन इस बार जो हुआ उसे सिर्फ इतिहास की पुनरावृत्ति समझ लेना मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी होगी। इसे जेन ज़ी क्रांति का नाम दिया जा रहा है और ये सिर्फ एक आकर्षक मुहावरा नहीं है। ये उस गहरे असंतोष को दिखाता है जो व्यवस्था के प्रति खासकर युवाओं में पनप रहा था। वो सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी, जो हताशा सालों से जमा हो रही थी। रोजगार की कमी, अवसरों की असमानता, राजनीतिक वर्ग की एक तरह की उदासीनता, वो जैसे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। जिस पैमाने पर युवा सड़कों पर उतरे और जैसे सरकारी इमारतों और नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया, वो नेपाल के हालिया इतिहास में अभूतपूर्व है कहना पड़ेगा। ये एक साफ संकेत है कि अब जो चल रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर सुशीला कार्की जैसी, जिनकी छवि काफी स्वतंत्र और सम्मानित रही है, उनका अंतरिम प्रधानमंत्री बनना और नए चुनावों का वादा, ये महज दिखावटी कदम नहीं लगते, ये सुधार की दिशा में बढ़ने की एक मंशा दिखाते हैं। ये दशकों की राजनीतिक जड़ता, भ्रष्टाचार और वो जो भाई भतीजावाद है, जिसे हाल ही में वो नेपो बेबीज वाले ट्रेंड ने इतनी कड़वाहट से उजागर किया था। हाँ, वो जो काफी वायरल हुआ था। हाँ बिल्कुल, जहां नेताओं और अभिजात्य वर्ग के बच्चों की वो विलासिता भरी जिंदगी और आम नेपाली के संघर्षों के बीच की खाई एकदम साफ दिख रही थी। तो ये उन सब चीजों को तोड़ने का एक अनूठा अवसर है। ये सचमुच एक बदलाव का क्षण हो सकता है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ और सड़कों पर जो युवा उतरे उनके जज्बे को भी सलाम। बदलाव की इच्छा तो बिल्कुल वास्तविक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भावनाओं और जो ऐतिहासिक वास्तविकताएं हैं उनमें एक संतुलन रखना भी जरूरी है। जैसा आपने खुद भी माना, नेपाल 2015 में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना, उसके बाद से ही लगातार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। सरकारें बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं। ये जो हालिया संकट है, ये अचानक से आसमान से नहीं टपका। ये उन गहरी प्रणालीगत विफलताओं का एक लक्षण है, एक सिम्टम है, जो देश को दशकों से, आप कह सकते हैं, खोखला कर रही हैं। भ्रष्टाचार यहां सिर्फ कुछ लोगों का मामला नहीं है, वो संस्थागत हो चुका है। राजनीतिक नेतृत्व में जवाबदेही की कमी साफ दिखती है।
युवा बेरोजगारी एक भयावह सच है। रोजाना हजारों युवा, ऐसा अनुमान है, बेहतर भविष्य के लिए देश छोड़ने को मजबूर हैं। अर्थव्यवस्था वो रेमिटेंस पर, यानी जो पैसा बाहर काम कर रहे हैं नेपाली घर भेजते हैं, उस पर खतरनाक हद तक निर्भर है। व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। जिस गठबंधन सरकार का अभी पतन हुआ, जिसमें सीपीएन यूएमएल और नेपाली कांग्रेस जैसे बड़े दल थे, उसका टूटना ही राजनीतिक गठबंधनों की नाजुकता का सबूत है। और ध्यान दीजिए, इन्हीं प्रमुख दलों ने संसद भंग किए जाने पर आपत्ति जताई है और वो उसे बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये सत्ता के लिए अंदरूनी खींचतान का साफ संकेत है, जो आगे चलकर और अस्थिरता पैदा कर सकता है। ऐसे में एक अंतरिम सरकार और नए चुनाव तब तक केवल एक ऊपरी लीपापोती ही साबित हो सकते हैं, जब तक कि इन बुनियादी समस्याओं की जड़ पर वार न किया जाए। और हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल की जो भू राजनीतिक स्थिति है, दो बड़ी शक्तियों भारत और चीन के बीच फंसा हुआ है। भारत के साथ सीमा विवाद, खासकर वो कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा वाला मामला, वो तनाव अभी भी बना हुआ है, अनसुलझा है। ये सारी चीजें नेपाल की घरेलू राजनीति को और मुश्किल बनाती हैं। आपने कई गंभीर चुनौतियां गिनाई और वो वास्तविक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद जेन जी क्रांति के जो खास चरित्र हैं उसको थोड़ा कम आंक रही हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर एक क्षणिक गुस्सा नहीं था, ये उस गहरी खाई के खिलाफ आवाज थी जो आम नेपाली और सत्ता के दलालों या वो जो नेपो बेबीज कहे जा रहे हैं उनके बीच बन गई थी। ये सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि एक तरह के अपमान और अन्याय की भावना के खिलाफ विद्रोह था। इस पीढ़ी के पास डिजिटल टूल्स हैं, सूचना तक इनकी पहुंच है और ये वैश्विक आंदोलनों से प्रेरणा लेने की क्षमता रखते हैं, जो शायद पहले की पीढ़ियों के पास इस रूप में नहीं थी। इनका संगठन, इनकी ऊर्जा और इनका साफ संदेश कि भाई अब बस बहुत हो चुका, ये सब मिलकर एक ऐसा दबाव बना रहे हैं जो शायद पहले कभी नहीं बना। ये सिर्फ चेहरे बदलना नहीं चाहते, ऐसा लगता है ये व्यवस्था में बुनियादी बदलाव चाहते हैं। इनकी मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी है। तो क्या ये ऊर्जा परिवर्तन नहीं ला सकती? मैं समझता हूं कि इस पीढ़ी की गतिशीलता और उनके तरीकों में नयापन है। डिजिटल सक्रियता ने निश्चित रूप से लामबंदी को आसान और तेज बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हम इसे वाकई एक क्रांति कह सकते हैं, या ये व्यवस्था के प्रति एक बहुत तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया है जिसका असर शायद स्थायी न हो? हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना चाहिए। श्रीलंका में 2022 में क्या हुआ? वहां भी जबरदस्त युवा नेतृत्व वाला आरागल्या आंदोलन हुआ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में 2024 में कोटा सुधार आंदोलन ने सरकार को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या इन देशों में जो प्रणालीगत समस्याएं थीं वो जड़ से खत्म हो गई? क्या भ्रष्टाचार मिट गया? क्या राजनीतिक स्थिरता आ गई? अफसोस की बात है कि जमीनी हकीकत ज्यादा जटिल है। भावनाएं और सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब अक्सर पुरानी सत्ता संरचनाओं को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में नाकाम रहते हैं। चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन व्यवस्था की जो गहरे बीमारियां हैं वो बनी रहती हैं। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि नेपाल में इस बार नतीजा अलग होगा? की जा सकती। आपकी चिंता वाजिब है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है, लेकिन इस बार कुछ अलग कारक भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, अंतरिम सरकार का नेतृत्व सुशीला कार्की कर रही हैं। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है न्यायपालिका में, वो काफी हद तक निष्पक्ष और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त माना जाता है। उनकी नियुक्ति महज एक संयोग नहीं है, ये शायद उस जन आकांक्षा का प्रतिबिंब है जो एक साफ सुथरी राजनीति चाहती है। दूसरा, मार्च 2026 में चुनावों का वादा। हाँ, मैं मानती हूँ चुनाव पहले भी हुए हैं और अस्थिरता रही है, लेकिन इस बार जो जनदबाव है वो अभूतपूर्व है। क्या राजनीतिक दल इस दबाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर पाएंगे? क्या वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहने का जोखिम उठा सकते हैं? मुझे लगता है कि ये अतीत की विफलताओं से सबक सीखने और एक नई शुरुआत करने का एक वास्तविक, भले ही मुश्किल अवसर जरूर है। ये सिर्फ सत्ता का फेरबदल न होकर व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का एक प्रयास हो सकता है। मैं कार्की जी की साख पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों न हो, पूरी व्यवस्था को अकेले नहीं बदल सकता, खासकर जब कार्यकाल सीमित हो और चारों तरफ आप कह सकते हैं पुराने खिलाड़ी घात लगाए बैठे हों। आपने कहा कि प्रमुख दल दबाव महसूस कर रहे होंगे।
लेकिन उनका पहला रिएक्शन क्या था? संसद भंग होने का विरोध करना और उसे बहाल करने की मांग करना। ये किस बात का संकेत है? ये दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता अभी भी अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाना है, ना कि व्यवस्थागत सुधार। तो क्या इस पृष्ठभूमि में हम मार्च 2026 के चुनावों से किसी चमत्कारी परिणाम की उम्मीद लगा सकते हैं? क्या ये चुनाव वास्तव में एक स्थिर, प्रभावी और सुधारवादी सरकार ला पाएंगे? या फिर, जैसा कि नेपाल का इतिहास रहा है, ये चुनाव भी उन्हीं पुराने राजनीतिक गुटों के बीच सत्ता के समीकरणों को साधने का एक और अध्याय बनकर रह जाएंगे? वही गुट जो दशकों से देश की समस्याओं के लिए कमोबेश जिम्मेदार रहे हैं। सत्ता का पुनर्वितरण तो हो सकता है, पर क्या व्यवस्था का कायाकल्प होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं मानती हूँ कि राह आसान नहीं है और पुराने खिलाड़ियों का प्रतिरोध होगा, जाहिर है। लेकिन संकट की जो अभूतपूर्व गंभीरता है और युवाओं का जो लगातार बना हुआ दबाव है, खासकर सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता, वो इस बार कुछ अलग कर सकती है। इसने राजनीतिक वर्ग को सचमुच झकझोर कर रख दिया है। पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे उठते थे, पर अक्सर वो राजनीतिक बयानबाजी में खो जाते थे। इस बार नेपो बेबीज जैसे ट्रेंड ने जिस तरह अभिजात्य वर्ग के पाखंड और आम लोगों की मुश्किलों के फर्क को उजागर किया, उसने जनमत को एक नैतिक बल दिया है। ये दबाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। क्या ये दबाव राजनेताओं को मजबूर नहीं कर सकता कि वे कम से कम भ्रष्टाचार, जवाबदेही और भाई भतीजावाद जैसे मुद्दों पर कुछ ठोस कार्रवाई करके दिखाएं? भले ही अपनी साख बचाने के लिए ही सही। शायद पूरी व्यवस्था ना बदले, पर कुछ सकारात्मक शुरुआत तो हो ही सकती है। दबाव अभूतपूर्व है, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि ये दबाव कितना टिकाऊ है और क्या ये उन समस्याओं को हल कर सकता है जो दशकों में संस्थागत बन चुकी हैं। भ्रष्टाचार केवल कुछ नेताओं की बेईमानी नहीं है, ये तो नौकरशाही, न्यायपालिका, व्यापार हर स्तर पर फैला हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता सिर्फ गठबंधनों का टूटना नहीं है, ये विचारधाराओं के टकराव, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और हाँ, बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप का परिणाम भी है। क्या कुछ महीनों के विरोध प्रदर्शन और एक अंतरिम सरकार, जिसका मुख्य काम तो चुनाव कराना है, इन गहरी और जटिल संरचनात्मक समस्याओं को छू भी पाएगी? खासकर तब जब देश एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। युवा बेरोजगारी आसमान छू रही है, रोजगार के नए अवसर बन नहीं रहे। हजारों युवा रोज बेहतर जिंदगी की तलाश में खाड़ी देशों या मलेशिया जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था वो विदेशों से भेजे गए पैसे पर टिकी है, जो इसे बाहरी शौकों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बनाता है। व्यापार घाटा चिंताजनक है। जब तक इन बुनियादी आर्थिक सच्चाइयों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक कोई भी राजनीतिक सुधार कैसे टिक पाएगा? मतलब भूखे पेट और बिना भविष्य की उम्मीद के युवक कब तक सड़कों पर रहेंगे? आपने भू राजनीतिक जटिलताओं का जिक्र किया था और फिर आर्थिक चुनौतियों का भी। लेकिन क्या इन्हें सिर्फ बाधाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए? क्या ये अवसर नहीं हो सकते? जरा सोचिए, अगर नेपाल आंतरिक रूप से स्थिर होता है, लोकतांत्रिक रहता है और सुधारों की राह पर बढ़ता है, तो क्या ये उसके दोनों बड़े पड़ोसियों भारत और चीन के लिए भी बेहतर नहीं होगा? एक अस्थिर और कमजोर पड़ोसी किसी के हित में नहीं होता। एक स्थिर और कह सकते हैं आत्मविश्वास से भरा नेपाल शायद भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को ज्यादा बराबरी और परिपक्वता के साथ निभा सकता है। ये बाहरी दबावों को मैनेज करने और अपनी संप्रभुता को मजबूत करने का अवसर हो सकता है। जहां तक आर्थिक चुनौतियों की बात है, एक नई जवाबदेह सरकार शायद निवेश का माहौल सुधार सकती है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे सकती है और युवाओं के लिए देश में ही अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। मुश्किल जरूर है, पर असंभव तो नहीं। शायद यही जन आक्रोश वो जरूरी धक्का दे जो ऐसी नीतियों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करे। सैद्धांतिक रूप से आपकी बात सही लगती है कि एक स्थिर पड़ोसी सबके हित में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध अक्सर आदर्शों पर नहीं चलते, वो हितों और शक्ति संतुलन पर चलते हैं। वास्तविकता ये है कि भारत और चीन दोनों की नेपाल में गहरी रणनीतिक रुचि है और दोनों ही वहां अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। भारत के साथ सीमा विवाद अभी भी एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा है। याद कीजिए, अगस्त 2025 में ही नेपाली संसद ने सर्वसम्मति से उस नए भारतीय व्यापार मार्ग की निंदा की थी जो विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है। ये तनाव कहीं गया नहीं है। दूसरी ओर चीन का बढ़ता निवेश और प्रभाव भी एक सच्चाई है।
नेपाल की घरेलू राजनीति में अक्सर विभिन्न गुट इन बाहरी शक्तियों का समर्थन हासिल करने या उनका डर दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या कोई भी नई सरकार, चाहे वो कितनी भी सुधारवादी क्यों ना हो, इन शक्तिशाली बाहरी दबावों से पूरी तरह मुक्त होकर काम कर पाएगी? इतिहास तो यही बताता है कि बाहरी ताकतें अक्सर नेपाल की आंतरिक अस्थिरता को कम करने के बजाय बढ़ाने का ही काम करती आई हैं, चाहे अनजाने में ही सही। और रही बात आर्थिक सुधारों की, तो ये रातों रात होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए दीर्घकालिक योजना चाहिए, भारी निवेश चाहिए और राजनीतिक स्थिरता चाहिए। वही स्थिरता जो नेपाल में दशकों से गायब रही है। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा पक्ष ये है कि हाल की जो घटनाएं हैं, खासतौर पर युवाओं की ये अभूतपूर्व संगठित लामबंदी और सुशिया कार्की के नेतृत्व में एक नई अपेक्षाकृत स्वतंत्र अंतरिम सरकार की स्थापना, ये नेपाल के लिए एक वास्तविक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने की क्षमता रखती हैं। ये दशकों की राजनीतिक जड़ता, भ्रष्टाचार और निराशा के बाद सार्थक सुधार और बदलाव का रास्ता खोल सकती हैं। युवाओं ने दिखा दिया है कि वे सिर्फ दर्शक बने रहने को तैयार नहीं हैं, वे बदलाव चाहते हैं और उसके लिए संघर्ष करने को भी तैयार हैं। तो एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हाँ, बदलाव की तीव्र इच्छा और युवाओं का जोश सराहनीय है और साफ दिखता है, लेकिन हमें यथार्थवादी होना होगा। नेपाल के सामने जो प्रणालीगत चुनौतियां हैं, वो गहरा और व्यापक भ्रष्टाचार, चरमराती अर्थव्यवस्था और रोजगार का संकट, राजनीतिक अस्थिरता का वो लंबा और निराशाजनक इतिहास और वो जटिल बाहरी भू-राजनीतिक दबाव, वे इतनी विकट और गहरी हैं कि ये मानने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि ये संकट भी शायद स्थायी परिवर्तन लाने में असफल रहे और अस्थिरता के एक और दुखद अध्याय के रूप में समाप्त हो जाए। आशा रखना मानवीय स्वभाव है, लेकिन इतिहास के सबक और जो संरचनात्मक बाधाएं हैं, उन्हें नजरअंदाज करना भी बुद्धिमानी नहीं होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्थिति बेहद जटिल है और आगे क्या होगा यह कहना बाकी मुश्किल है। नेपाल सचमुच एक अहम चौराहे पर खड़ा है। बिल्कुल, और इन अलग-अलग दृष्टिकोणों पर गौर करना जरूरी है ताकि हम उन चुनौतियों और अवसरों की पूरी तस्वीर समझ सकें जिनका सामना नेपाल आज कर रहा है। आने वाले महीनों और सालों में जो भी होगा, उसका असर न सिर्फ नेपाल के भविष्य पर पड़ेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की स्थिरता और राजनीति पर भी पड़ेगा। इस विषय में निश्चित रूप से और भी कई परतें हैं जिन पर भविष्य में विचार किया जा सकता है। आज की इस विचार विमर्श के लिए धन्यवाद।